हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चौथा अध्याय कृषि। तो चलिए कृषि के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कृषि का विकास होता है, पहले की कृषि क्या थी और उसके बाद जो कृषि होती है उसमें क्या-क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ये किसान बोलता है। आगे है पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतर में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्या है? तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। कृषि, मत्स्य संग्रहण उनके अच्छे उदाहरण है। कृषि क्या है? प्राथमिक। उत्पादन है। मत्स्य क्या है? प्राथमिक है। द्वितीयक में देखेंगे, द्वितीयक की क्रियाएं संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। जैसे इसमें देखेंगे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना और क्रियाओं के उदाहरण है। ये सब जो है किनके हैं? द्वितीयक क्रियाएँ हैं, जो डबल रोटी हो गया, इस्पात विनिर्माण हो गया, ये सब कपड़ा हो गया। तृतीयक में देखेंगे तो तृतीयक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं। ये क्या होंगे? तृतीयक इसको सेवा प्रदान करता है, सेवा कार्यों का सहयोग करता है। ये इस प्रकार ये तृतीयक हो गया। इसमें आप देखेंगे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये तृतीयक हैं। बीमा, व्यापार ये सब तृतीयक हो जाते हैं। प्राथमिक आप कृषि देखेंगे, मत्स्य देखेंगे, द्वितीयक में आप इस्पात देखेंगे, कपड़ा बुनना देखेंगे, डबल रोटी पकाना ये इत्यादि। और तृतीयक में आपको बैंकिंग सेवा क्षेत्र में दिखेगा, बैंकिंग और बीमा, व्यापार ये सब सेवा क्षेत्र में है। यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों के एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि करने से हुई है। किसका? तो एग्री का अर्थ क्या हो गया? जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर का अर्थ क्या हो जाता है? कृषि। इस प्रकार आप समझेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। अब कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। आप ऊपर पढ़े कृषि में कृषि कहाँ आता है? तो प्राथमिक में आता है। तो फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है प्राथमिक में। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भारत में अब तक जो है कृषि पर ही निर्भरता है। आगे है अनुकूलन, स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। जहाँ पर फसल उगाई जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? कृषिगत फसल कहलाई भूमि कहलाएगी। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व में उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित केंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्वान हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में आपको दिखाया जा रहा है जहाँ पर कृषि के लिए यहाँ पर कृषिगत भूमि, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हरी-हरी निशान से, ये कृषिगत भूमि है। भारत में पूरा देख सकते हैं ये क्या है? कृषिगत ही भूमि है। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी भाग में भी देख सकते हैं, यहाँ ऊपर के भाग में देख सकते हैं, यहाँ पर आप पूर्वी पश्चिमी भाग में देख सकते हैं। ये सब क्या है? कृषिगत भूमि है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे, क्या आप जानते हैं यहाँ पर एग्री, सेरी, पीसी, बीटी और हॉर्टी सब प्लस करके आप कल्चर को जोड़ते चलेंगे। एग्रीकल्चर हो जाएगा। एग्री प्लस कल्चर जोड़ेंगे तो एग्रीकल्चर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कृषि। मृदा की जुताई फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? खेती। अब इसी में सेरी को कल्चर से जोड़ेंगे तो ये रेशम का उत्पादन हो जाएगा। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर में आता है। रेशम के का रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। यह कृषक की आय में पूरक को
पूरक हो सकता है। यह कृषक की आय को बढ़ावा दे सकता है। आगे है पीसी कल्चर, ये पीसी प्लस कल्चर हो जाएगा मत्स्य पालन। क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले में आप एग्रीकल्चर देख सकते हैं, तब सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में जो है मत्स्य पालन होता है। विटीकल्चर अब है, विटीकल्चर होता है द्राक्षता कृषि, मतलब अंगूरों की खेती, इसको क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। इसको अंगूरों की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान कृषि होता है, वाणिज्यिक उद्योगों के लिए सब्जियां, फलों, फूलों को उगाना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसको उद्यान कृषि भी कहते हैं। अब है कृषि तंत्र। कृषि तंत्र में आप देखेंगे तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश, बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक मशीनरी और श्रमिक, जुताई, बुआई, ये सब जो है क्या होते हैं? सिंचाई, निराई और कटाई इसके प्रमुख संक्रियाएँ हैं। इस तंत्र के निर्गतों के लिए जो है फसल इसके अंतर्गत जो है निर्गत करने के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से निवेश होता है और निर्गत होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पहले ट्रैक्टर यहाँ पर दिखाया गया है, मशीनरी है ये, प्रक्रम एक और निर्गत, ये जो है प्रक्रम के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं बीज है और रसायन है, ये सब जुताई, बुआई और छिड़काव का कार्य यहाँ पर चल रहा है, प्रक्रम है यहाँ पे, और उसके बाद फसल तैयार होता है, ये निर्गत हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं भौतिक निवेश है, तो सूर्य का प्रकाश है, मृदा है, ढाल है, तापमान है और मानवीय निवेश, यहाँ पर मानवीय निवेश द्वारा पानी का यहाँ पर देख सकते हैं काम किया जा रहा है। फसल के लिए यहाँ पर रसायन है, बीज है, श्रम है, मशीनरी देख सकते हैं, पानी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद भंडारण है। भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश, यहाँ पर कृषिगत की भूमि और कृषि की पद्धति को दर्शाया गया है। आगे है कृषि के प्रकार। कृषि के कितने प्रकार हैं? कि विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। विश्व में कृषि कितने विभिन्न तरीकों से, भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर जो है कृषि मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। कितने? तो दो, एक निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। जो जीने के लिए की जाती है वो निर्वाह कृषि होती है, जो उत्पादन किसके लिए? वाणिज्यिक, मतलब इकोनॉमिकली की जाती है, वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। यह उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रोचक तथ्य को हम देखेंगे, जैविक कृषि क्या है। जैविक कृषि होता है इस प्रकार की कृषि में इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतर नहीं किया जाता है। आगे है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार की कृषि जो है कृषक परिवार और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। दो भागों में, इसमें पुनः गहन और आदिम निर्वाह कृषि के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि किसको कहते हैं? तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में, युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह खेती जो है कृषि दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब आदिम निर्वाह कृषि क्या है? तो ये स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। इसमें जो है कहीं-कहीं जाके आप इसकी खेती जो करते हैं। अब स्थानांतरित कृषि किसको कहते हैं? आप समझेंगे। स्थानांतरी कृषि किसको बोलते हैं? तो अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये वर्षा यहाँ जो है भारी वर्षा के और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, जिसको झूम खेती से भी आप नाम से जानते हैं। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, तारू, आलू और कसावा जैसी फसलों का उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरी
स्थान स्थानांतरी कृषि को कर्तन दहन जो है कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए क्या आप जानते हैं स्थानांतर स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में जो है इस नामों से जाना जाता है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में इसको क्या बोलते हैं? झूम खेती झूमिंग बोलते हैं। मिल्पा बोलते हैं मेक्सिको में और रोका बोलते हैं ब्राज़ील में और लदांग बोलते हैं मलेशिया में। इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी के नाम से जाना जाता है और उत्तर पूर्वी भागों में इसको झूमिंग खेती के नाम से जानते हैं। अब जलवासी कृषि क्या है? जलवासी कृषि होता है सहारा के अर्ध-शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान एवं जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुपालन अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार से गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रति क्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियाँ पालते हैं। ये पशुचालकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन उपलब्ध कराते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जो है घूमते रहते हैं। अब देखिए दूसरे भाग में है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अब देखेंगे अनाज कृषि क्या है? वाणिज्यिक अनाज कृषि किसको बोलते हैं? तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती है। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है यहाँ पे। और आगे है मिश्रित कृषि। ये इसमें जो है भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने के और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। कौन? तो मिश्रित खेती। अब है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है? केले की जो आप खेती देख रहे हैं क्या है? रोपण कृषि में आता है। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है यह यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण व संस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के जो है इसके कुछ उदाहरण हैं। मलेशिया में क्या? तो रबर और ब्राज़ील में कहवा। अब मुख्य फसलें क्या हैं? यहाँ चावल की खेती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गेहूँ की कटाई करते हुए आपको मशीन दिखाई दे रहे हैं। मुख्य फसलें क्या हैं? तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें क्या-क्या हैं? मुख्य खाद्य फसलें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा ये हैं मुख्य और जूट और कपास रेशेदार फसलें भी हैं। चाय और कहवा मुख्य फसलें हैं। चाय और कहवा क्या है? मुख्य पेय फसलें हैं। अब चावल के बारे में पढ़ेंगे। चावल क्या है? यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों के मुख्य आहार हैं। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह यह जो है यह फसल चिका-युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र आदि आते हैं। अनुकूलन जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। कहाँ? तो बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में गेहूँ है। आगे हम गेहूँ के बारे में यहाँ देख सकते हैं बाजरे की खेती। यहाँ पर गेहूँ का जो है शस्त्र कर्तन किया जा रहा है।
गेहूं में वर्धन काल में मध्य तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका जो है इसका विकास अपवाहित सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। कब? तो शीत ऋतु में। मिलेट क्या है? मोटे अनाज के लिए जो आप जानते हैं, ये 2023 जो है मोटे अनाज के लिए जाना जाएगा। मोटे अनाज का वर्ष माना जाएगा 2023। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? तो मिलेट यहाँ पर और जानी जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जाती है। ये ऐसी फसल होती है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्य तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी जो हैं ये इसमें भारत में उगाए जाते हैं। यहाँ पर राजस्थान जो है मुख्य रूप से मिलेट के लिए जाना जाता है, बाजरे की खेती के लिए। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अब देखिए भारत में मक्के के लिए हम देखेंगे भारत में भी उगाई जाती है बहुत ज़्यादातर मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सु सुअवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, में उगाई जाती है। मैक्स मेक्सिको में उगाई जाती है। क्या आप जानते हैं? मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्न के भी नाम से जाना जाता है। में इसकी विभिन्न रंग-बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसकी रंग-बिरंगी प्रजाति पाई जाती है। अब देखेंगे कपास। कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। क्या है ये? महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कौन? तो कपास। यहाँ पर रोचक तथ्य है, रोचक तथ्य को ही पढ़ेंगे उससे पहले हम पटसन को पढ़ लेते हैं। पटसन, पटसन इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। किसको? तो पटसन को। यह जलोढ़ मृदा के अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश जो है पटसन के अग्रणी उत्पादन है। यहाँ पर रोचक तथ्य है, कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी? कॉफ़ी की खोज के लिए विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल-कूद कूद की हरकतों को देखकर जो है परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। ये कार्दी था। कौन? 850 ईस्वी में। अब कॉफ़ी की कृषि है इस प्रकार हम देखेंगे। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। कॉफ़ी ब्राज़ील का अग्रणी उत्पादन है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत में भी जो कॉफ़ी की खेती की जाती है। अब देखिए चाय। चाय में देखेंगे बागानों में उगाने जाने वाली एक पेय फसल है और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या से श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आगे है कृषि का विकास अब कैसे होता है, यहाँ पर चाय की खेती को देख सकते हैं। अब है कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा के लिए की जाने वाले प्रयासों से है।
आगे है कि कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण की भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। विकास जो है विभिन्न भागों में विभिन्न गति से हुआ है। आगे है, अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों का सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति अध्ययनों के सहायता से विकासशील और विकसित देशों की जो है कृषि के विषय में जानें। उससे पहले हम क्या आप जानते हैं पढ़ेंगे, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। आगे है भारत का एक फार्म में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाली बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ और चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ-साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख सकते हैं खेतों की जोत हो रही है, जो बैलों के द्वारा की जा रही है। समीप के खेत से में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में स्थित सरकारी सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपयोगों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी-कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है और अधिकांश से किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ये भारत के जो है किसान हैं, उनके बारे में बताया गया है। ये भारत के खेत देख सकते हैं इस प्रकार से। अब चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसमें एक फार्म है, उसको हम देखेंगे। तो वहाँ पर एक फार्म के रूप में यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से फार्मिंग किया गया है। आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना से बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार जो है 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाए जाने वाले जो है कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान, जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, किसके पास, होरन के पास, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय-समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए जो भी भेजता है, और जो है भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है कि नहीं है या नहीं। ये परिणाम जो है जो होरन
को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे उसके खेत के यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने वाले मशीन, यहाँ पर देख सकते हैं कीटनाशक का जो छिड़काव है, यह ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है। मशीनों अ, स और यहाँ पर देखेंगे समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेज दिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन है। एक किसान को 250 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर पर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक फार्म में मशीनीकृत करते हुए किसान। तो चलिए, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कहाँ खेती किसको कहते हैं, खेती कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से खेती की जाती है, कौन-कौन से खेती होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ने को मिला। तो चलिए, अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।